-4 आगे टेस्ला, और दूसरी यूनिट इसकी, और तीसरी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, नाम NAM, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो इसकी यूनिट हम टेस्ला भी लिख सकते हैं, जिन बच्चों को अच्छी नहीं लगती वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिनको ये भी अच्छा नहीं लगता वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिनको ये भी अच्छा नहीं लगता वो बना लो अपनी यूनिट। दूसरे का आंसर सरफेस पे है, बहुत इजी। तो इसको जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, सॉरी ये टेस्ला। देखो पाई की तो हमको जरूरत ही पड़ेगी, ऊपर म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिखोगे तो पाई से पाई कटने वाला है, तो टेंशन नहीं है। उसके बाद दूसरे का आंसर क्या आया मयंक? हाँ ये भी बिल्कुल सही है। दूसरे का हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की जगह में लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻²। फॉर्मूले देखो आपकी शीट में लिखे भी होंगे शायद। हाँ शीट में लिखे हुए हैं। उसके बाद तीसरे का आंसर बताओ। किसका? इसका आंसर सबका 10⁻⁴ ही आया ना? देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ऊपर में एक और है ना 0.1 इंटू 10⁻² भी तो आएगा, वो देखो मैंने लिखा है 0.1 इंटू 10⁻²। और ये करंट का स्क्वायर क्यों कर दिए? तीसरे वाले का आंसर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तीसरा वाला ये देखो, ये आपकी शीट है ना, इसमें देखो इस पॉइंट P के ऊपर देखो ये दिया हुआ है फॉर्मूला। तो म्यू नॉट आई की वैल्यू सब पता है, आर ये भी आपको दिया हुआ है कितना दूर है, बस वैल्यू तो पुट करनी है। वो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था इसलिए मेरे पास आंसर नहीं है। ये कितना लिए हो नीचे आर? हाँ कितना है? वो तो पहले केस का था। हाँ बस यही मैं देखना चाह रहा था, एग्जैक्टली यही। नहीं वो मैं देखना चाह रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ पॉइंट आउटसाइड 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, और हम लोग आर कहां से लेते हैं? हमेशा एक्सिस से। तो पॉइंट जो है ना यहां से 0.7 सेंटीमीटर है यहां से। हाँ तो उसमें क्या लेना पड़ेगा हमको? हम हमेशा एक्सिस से लेते हैं, तो 0.8 नहीं, ये 0.5 है। हाँ तो 1.2 सेंटीमीटर। तो मेरी कॉपी में जो क्वेश्चन लिखा था उसमें सीधा एक्सिस से डिस्टेंस दी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको 0.7 यहां से दे दिया है, इसलिए इसका आंसर मेरे पास नहीं है, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, उसके बाद 2 पाई इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻²। कितना है मैंने सॉल्व की? 1.37, 1.36, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴।
टेस्ला। और इसका कितना आया था आंसर? 4 इंटू 10⁻³ तो देखो यहाँ पे आंसर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? ये वाली 4 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये -4 है इसमें, इसलिए वैल्यू बड़ी है। तो देखो सरफेस पे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, अंदर में वैल्यू कम है और बाहर में भी वैल्यू कम है। हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं देखना, सरफेस पे मैक्सिमम बनाते हैं हमेशा। कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। इसका नहीं, वन अपॉन 25 होता ना तो 0.4 आता। 1/25 कितना होगा? ये कितना है? 2 अपॉन है ना। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग सोलेनॉइड। कुछ बच्चे प्यार से इसे सालेनॉइड भी कहते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है, क्यों जरूरत पड़ी? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलेनॉइड। तो चलो पहले ना इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि सोलेनॉइड दिखता कैसे है। हाँ हाँ, जो स्प्रिंग देखी हो आपने, हेलिकल स्प्रिंग, बस वैसे ही दिखता है ये। तो लिखिएगा इसके बारे में पहले दो चार शब्द। अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ A solenoid consists of an insulating long wire, insulating long wire closely wound in the form of a helix. Full stop. Its length is very large. Its length is very large as compared to its radius. As compared to its radius. तो देखो भैया, यही है हमारा एक सोलेनॉइड। कई बार सोलेनॉइड के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी रख देते हैं। जैसे कि मैंने बॉटल के ऊपर रख के इसको बनाया है, उसको हम लोग इसलिए रख देते ताकि इसको कुछ सपोर्ट मिले। नहीं तो कई बार क्या होगा, ये अपनी वजन के कारण ऐसा हो सकता है, इसमें कुछ डैमेज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, प्लास्टिक का एक पीस रखेंगे, उसके ऊपर ही इसको बाउंड कर देंगे। एक्चुअल में उसका कोई रोल नहीं है, अंदर जो रहता है वो सपोर्ट के लिए रहता है। तो ये है हमारा सोलेनॉइड। यहाँ पे जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें हमको एक और चीज का आंसर मिलेगा कि जब भी हम इसमें से करंट को पास करेंगे तो पता है इसकी जो कॉइल्स है ना, वो एक दूसरे के पास में आ जाती है। लेकिन हम लोग जब सोलेनॉइड बनाते हैं ना, तो ऑलरेडी उसको चिपका के बनाते हैं। लेकिन आपको एक पहले से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इसको दूर दूर बना दिया ना, तो पता है क्या होगा, जैसे करंट पास होगा ना, तो ये अपने आप पास आ जाती है। तो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 बार कि किसी भी अगर वायर को आपने स्प्रिंग के शेप में बना दिया और उसमें जैसे करंट पास होता है, तो वो स्प्रिंग की जितने भी ये लूप्स होते हैं वो आपस में पास क्यों आ जाते हैं, स्प्रिंग कंप्रेस क्यों हो जाती है। अगले टॉपिक में हमको जवाब मिलेगा। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैंने देखो एक चीज लिखा है, क्लोजली पैक्ड। तो इनके बीच में ना आपको गैप नहीं दिखेगा, ये पूरी की पूरी कॉइल आपको ऐसी दिखेगी। ये पूरी कॉइल जो है आपस में चिपकी हुई रहेगी इस तरीके से। अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम ये है, अब देखो
मैंने आपको बताया था ये वाला रूल हमेशा याद रखने के लिए, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी सर्कुलर रूप में, लेकिन अगर करंट सर्कुलर लूप में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वो स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर करंट जो है वो यहां से पास हो रहा है, यहां से जा रहा है, मतलब इस एंड से करंट जा रहा है, तो मेरे लिए करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, ऐसी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इस तरफ। तो अंदर में पता है हमको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में देखने के लिए मिलती है, जिस डायरेक्शन में इसका एक्सिस है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। चलो ऐसा एज्यूम करो कि करंट यहां से घुसा, इस तरीके से घूम रहा है। अगर करंट ऐसा घूम रहा है तो मुझे ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही होगी, इस तरफ आ रही होगी। तो करंट ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी अंदर से क्या है, ये मेरी तरफ आ रही है। बस इसी मैग्नेटिक फील्ड का खेल है, हमको यही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना था। आगे चल के हम उसका यूज भी देखेंगे। तो लिखिएगा, हाँ, इसके अंदर ही अब एक छोटी सी हेडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो पहले बनाते हैं इसके लिए डायग्राम। हम बनाएंगे व्हाइट कलर का वायर, यहां से पास होगा करंट आई, और यहां से निकल जाएगा करंट आई। देखो यहां से जो खड़ा है व्यक्ति, ये देखो, यहां से करंट अंदर गया। हाँ, अगर करंट अंदर गया, अगर करंट ऐसा जा रहा है अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, उस साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है कुछ इस तरीके से। सब समझ में आ जाएगा भी, बनाते चलो। ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसा है, इस तरफ से इधर आ जाएगा। बन गया डायग्राम। अब इसके बाजू में देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारी सोलेनॉइड है, इसको मैं कट कर देता हूं। यहां पे देखो, एक मिनट देख लो, ये जो हमारी सोलेनॉइड है, इसको मैं बीच से काट देता हूं। अगर मैंने इसको बीच से काट दिया, देखो ये ऐसा कट के हिस्सा अलग हो गया। अब आपको क्या दिखेगा, ये ऊपर वाला वायर का हिस्सा दिखेगा और नीचे वाला वायर का हिस्सा दिखेगा। ये तो कट के अलग हो गया है, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये इसके वायर जो है ना, एकदम पास पास में है। तो ये आपको ऐसे ऐसे ही वायर देखो आपस में दिखाई देंगे। ये देखो, इसको मैंने पूरा पास में रखा है और इसको मैंने काट दिया, तो आपको क्या दिखेगा, सबका ये सर्कुलर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। वैसे ही ऊपर दिखाई देगा और वैसे ही नीचे भी दिखाई देगा। तो ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। तो देखो सोलेनॉइड को हमने क्या किया, बीच से काट दिया। अब काटने के बाद देखो एक चीज, यहाँ पे देखो, एक मिनट, फिर बनाने के लिए समय मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो करंट यहां से ऐसा जा रहा है, मैं देखो यहां से करंट को भेज रहा हूं, तो करंट घूमा और यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है करंट उसके अंदर घुस रहा है, और नीचे वाला जो गोला दिख रहा है करंट उससे बाहर निकल रहा है। देखो इसको मैंने काट दिया। अगर मैंने काट दिया तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, करंट तो उसमें अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में क्या होगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। कितने लोग को नहीं आया समझ। हाँ, तो देखो इसको मैंने जैसे ही काटा, इसको देखो मैंने यहां से यहां तक के काट दिया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको दिखाई देगा ना, नहीं समझ में आ रहा है। ये देखो, इसको मैंने ऐसे क्या किया, इसको रख के ऐसा पूरा बीच से काट दिया, ये देखो ऐसा कट गया। तो कटने के बाद आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर, पूरा ऊपर से नीचे काट दिया है।
देखो यहाँ पे भी काटा है और यहाँ पे भी काटा है, तो आपको ये वाला हिस्सा भी दिखेगा और ये वाला हिस्सा भी दिखेगा। और करंट पता है ऐसे जाके ऐसे आया है, तो देखो ये ऊपर वाले हिस्से में करंट अंदर जाते दिखाई दे रहा है, लेकिन करंट ऐसे आया है तो ये जो नीचे वाला कटा वाला हिस्सा होगा ना, वहां से करंट ऐसे जाते आपको दिखाई देगा। तोड़ के दिखा देते। हाँ, बहुत मजबूत है। तो देखो जैसे ये कटा, देखो ये कटा हुआ भाग ऐसा आपको दिखाई देगा, तो कटा हुआ भाग ऐसा दिखाई देगा। ये पूरी की पूरी ऐसी कॉइल थी, यहां से करंट अगर अंदर घुस रहा था तो यहाँ पे आपको डॉट दिखेगा, और करंट यहां से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, एक डॉट दिखाई देगा। अब करंट की डायरेक्शन अगर आपने ऐसी ली है तो यहाँ पे आपको हमेशा डॉट दिखेगा, और यहाँ पे हमेशा क्या दिखेगा आपको, क्रॉस दिखेगा। अभी भी समझ नहीं आया? हाँ, तो जैसे उसको आप काटोगे ना, तो देखो ये हमारा एक वायर था, ये देखो ये एक वायर था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर दे रहा हूँ। करंट इसमें देखो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, करंट इसमें ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में। अगर मैंने इसको काट दिया, देखो इसको मैं काट देता हूं, इसको मैंने जैसे ही ऐसा काटा, तो आप देख रहे हो करंट इसमें बाहर की तरफ निकलता दिख रहा है, और इसमें करंट अंदर तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे भी देखो, जब करंट ऐसा गया है, करंट इस तरीके से गया है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि करंट जो होगा यहाँ पे क्या बनाएगा, डॉट, और यहाँ पे क्या बनाएगा, क्रॉस। ऐसी कुछ बनेगा। तो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, हो गया, समझ गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा देखने के लिए, डॉट, और यहाँ पे क्रॉस, डॉट 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 डॉट, और सब में यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा हमको, क्रॉस। छोड़ो, हाँ ठीक है, कट गया तो कोई बात नहीं। देखो टाइम पास नहीं, यहाँ पे ध्यान दो पहले। ये आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, ऊपर हमको डॉट दिख रहा है और नीचे क्रॉस क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये पूरा देखो ऐसा सर्कुलर रिंग था, इसको मैंने बीच से काट दिया तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब इस रिंग में तो पूरा करंट ऐसे घूम रहा था ना, तो नीचे वाले हिस्से में देखो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने बना दिया क्रॉस। लेकिन घूम के इधर से तो बाहर आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, डॉट बना दिया। अब देखो ये क्रॉस और डॉट बनाने से होगा क्या, ये वाला जो हिस्सा है इसका, वायर का, इसमें देखो करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। अगर करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, इस डायरेक्शन में। यही वाला तो रूल है हमारा। अगर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसमें देखो आप लोग को डॉट दिख रहा है, मतलब करंट आपकी तरफ आ रहा है। क्या बनाया उल्टा? तुमको कैसे पता कि ये ऐसे जा रहा है कि ये ऐसे जा रहा है? हाँ हाँ, ठीक है ना, उधर। ठीक है, अभी समझने के लिए है ये, अपन डायरेक्शन उधर उल्टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन यहाँ पे समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनेगी। वो सही कह रहे हैं कि अगर उस तरफ जा रही है तो करंट ऐसे गया होगा, तभी तो वो ऐसे जा रहा है। तो ऊपर में मुझे बनाना चाहिए क्रॉस और नीचे में बनाना चाहिए डॉट। तो उसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी। नहीं नहीं नहीं, देखो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो करंट जो है ना ऐसे ऐसे घूम रहा है, तभी तो मैंने ऐसे फिंगर्स को कर लिखी है, और थंब उधर जा रहा है। अगर करंट ऐसे घूम रहा है मतलब नीचे से बाहर निकल रहा है और ऊपर में अंदर जा रहा है, करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, तभी तो मैंने क्या किया, थंब को उस डायरेक्शन में बनाया है। ऊपर बनाना पड़ेगा हमको क्रॉस और नीचे बनाना पड़ेगा डॉट। हाँ, बट यहाँ पे अभी डायरेक्शन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी है कि मैग्नेटिक फील्ड हमको समझ में आ जाए पहले, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनने वाली है। तो ऊपर में क्या बनाना है हमको, क्रॉस। तो ऊपर में हमने बना दिया क्रॉस और नीचे में हमने बना दिया डॉट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है
अगर करंट बाहर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही होगी, ऐसी। अब देखो मैं यहाँ पे ये एक वायर बनाया, ये दूसरा वायर बनाया, ये तीसरा और ये चौथा, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है और ये एक वायर है। कॉइल दिखाओ फिर से। हाँ। तो जिन बच्चों को अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है, देखो इसको मैंने क्या किया है, पूरा ऐसा कट कर दिया है, ऊपर और नीचे दोनों से कट कर दिया है। तो आपको सिर्फ ये ऐसे रिंग 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 टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखो ये ऐसा था पूरा, मैंने क्या किया, कट करके ऐसा दिखा रहा हूं आपको। तो ये ऊपर वाले हिस्से में क्या है, करंट आपको बाहर निकलते दिख रहा है और नीचे वाले हिस्से में करंट अंदर जाते दिख रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, करंट अगर इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, क्या है इसमें, अच्छा इसमें बाहर की तरफ आ रहा है। अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, उसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो इसमें मैं बना देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज बनेगा। इसमें क्लॉकवाइज बनेगा, इसमें भी क्लॉकवाइज बनेगा, इसमें भी क्लॉकवाइज बनेगा और इसमें भी क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन सिर्फ एक ही थोड़ी ना बनता है, ये तो बहुत दूर तक बनता है। अगला वाला हम जैसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो पता है यहाँ पे मैंने ये अगला वाला बनाया और इस अगले वाले का भी तो एक आके यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा नहीं बना सकते। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट करे। पर यहाँ पे आप देखो, अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये देखो बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये ऐसी होगी, इस तरीके से ही होगी ना। इसमें भी देखो करंट बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो आपको पता है यहाँ पे ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। अगर कट नहीं कर सकते, तो पता है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाना होगा। ये बाहर वाला जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, दोनों का मिला के एक नया वाला बन जाएगा। ये देखो ये इसका वाला बना, और फिर ये अगले वाले का ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब डायरेक्शन देखो, इसके कारण डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, तो ये डायरेक्शन बन गई ऐसी। इसके कारण भी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो डायरेक्शन बन गई ऐसी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है, क्लोज लूप में होती है। तो ये देखो ये क्लोज लूप और ये अगला क्लोज लूप दिख गया आपको। तो वही काम यहाँ पे होने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो साथ में एक और है, तीसरा वाला और एक चौथा वाला। तो उनकी सबकी तो मैग्नेटिक फील्ड कट हो जाएंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो फाइनली जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आई कि नहीं है बात, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो बाहर वाला जो सर्कल था ना, चारों के बाहर वाले सर्कल एक दूसरे को कट नहीं कर सकते थे। अगर कट नहीं कर सकते थे तो उनने क्या किया, जहां पे भी वो कट होना चाह रहे थे वो आपस में जुड़ गए। और आपको बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस तरीके की मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमेशा क्लोज लूप मिलेगा। यहाँ पे भी देखो, भले मैंने मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसी दिखाई है, लेकिन ये भी ना एक क्लोज लूप में होती है। ये क्लोज लूप इधर नीचे जाके ये ऐसा पूरा कंप्लीट बनता है। लेकिन हमारा काम सिर्फ इतने में, इसलिए मैं यही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का भी पूरा क्लोज लूप बनता है। तो वैसे यहाँ पे देखो, अगर ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही होगी। अगर ऐसी बन रही होगी तो यहाँ पे ये जो लूप बनेगा ना, वो लूप होगा कुछ इस तरीके से। और उसकी डायरेक्शन होगी ये, इस तरीके की डायरेक्शन। तो ये मैंने बना दिया। जो ऊपर वाला है उसमें देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा है। अगर अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनना चाहिए, क्लॉकवाइज। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काट नहीं सकते। अगर काट नहीं सकती तो इनको कॉमन मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। वो कॉमन मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस तरीके से। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये अंदर जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसी। तो इसकी डायरेक्शन बन गई ऐसी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने समझाने की कोशिश की है, बट कई बार समझ में नहीं आता है। अगर नहीं आया तो ऑनेस्टली बताओ, फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। आ गया समझ में? तो दोनों डायग्राम को फटफट बना लीजिए। क्या? अब
अब वो वायर है ना, उसको काटा हूं मैंने तो ये दिख रहा है। हाँ, तो इस डायग्राम को ना मैं फिर से बनाता हूँ, उसके बाद उसको साथ में बनाते हैं, चलो। चलो थोड़ा सा ना दूर दूर ही बना लेते हैं ताकि आप लोगों को। ऊपर में क्या था अपना, डॉट था ना, ऊपर में क्रॉस था। ऊपर में था क्रॉस क्योंकि करंट जा रहा था अंदर की तरफ, और नीचे में था डॉट क्योंकि करंट आ रहा था बाहर की तरफ। तो देखो ये पूरे वायर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये छोटे वाले रिंग तो पूरे बन गए। अब करंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। तो ये सबके सब में मैं डायरेक्शन बना देता हूं। अब जैसी बड़ा वाला रिंग बनने की कोशिश किया, वो इसके बड़े रिंग से टकरा गया। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कट नहीं कर सकती, तो वो क्या करेंगे, कॉमन लूप बना लेंगे। और वैसे ही इसका बड़ा लूप इसके बड़े लूप से कट होगा तो एक कॉमन बनाएगा, वो इसके साथ, तो ऐसा करते हुए एक ये आपको पूरा बड़ा सा कॉमन लूप आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम ऐसे ही। ऊपर में भी यही चीज होगी। ऊपर में छोटा वाला सर्कल तो बड़े आराम से बन जाएगा, लेकिन जैसे ही आप बड़ा वाला सर्कल बनाने जाओगे, तो दो कंसेक्यूटिव वायर्स की जो बड़ी वाली मैग्नेटिक लूप है वो एक दूसरे को कट करेंगी। और जब कट करेंगी तो वो एक मिलके बड़ा वाला लूप फॉर्म करेंगी। और इसमें देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए ऐसी। तो इसमें मैंने डायरेक्शन बना दिया ऐसी। इसमें भी डायरेक्शन होगी ऐसी। और इनके बीच से ये इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो पास हो ही रही थी। तो इस डायग्राम को मैंने कट करके उसका क्रॉस सेक्शन आप लोगों को दिखा दिया है। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आता तो तुरंत टोक दिया करो, हो सकता है आपके जैसे और कईयों का डाउट हो तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। डायग्राम क्यों बनाए हैं ऐसे, अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी। तो यहाँ पे देखो, ये जो सोलेनॉइड हमने बनाई है इसके अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड हमको दिखाई दे रही है।
अब इस मैग्नेटिक फील्ड की हमको इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट के ऊपर। अब देखो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, मुझे एक टास्क मिला है कि ये जो एक पॉइंट P है, ये जो एक पॉइंट है P, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एम्पियर का सर्किटल लॉ यहाँ पे लगाना चाहता हूं। अगर मैं एम्पियर का सर्किटल लॉ यहाँ पे लगाना चाहता हूं तो याद करो, एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, सबसे पहले आपको एक लूप बनाना पड़ता था। और वो लूप आपको ऐसे बनाना है, याद करो मैंने 3 केस आपको बताए थे। या तो बी और डीएल के बीच में एंगल होना चाहिए 0 डिग्री, या तो बी और डीएल के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, या कुछ ऐसा कि बी वैनिशेस, यानी कि बी की वैल्यू ही 0 होनी चाहिए। 3 केस होने चाहिए। अब पॉइंट पी पे देखो, पॉइंट पी पे अगर किसी बच्चे ने ऐसा लूप बना दिया, मान लो ये ऐसा लूप बना दिया, ऐसा लूप, तो इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच एंगल 0 है, लेकिन क्या यहां पे भी 0 है? क्या यहां पे भी 0 है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और आपके डीएल की डायरेक्शन यहाँ पे ये होगी, तो देखो एंगल कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, तो मैंने बताया था जैसी जैसी मैग्नेटिक फील्ड वैसा वैसा लूप बनाना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग लूप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लूप को कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि या तो वो मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री बनाए, या तो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बनाए। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप चाहे तो ऊपर बना सकते हैं, लूप चाहे तो नीचे बना सकते हैं। अब देखो लूप हम लोग बनाते हैं कैसे। पहले मैंने बनाया ऐसा, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू। उसके बाद में चला गया कहां, ऊपर। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ये मैंने बना दिया लूप ऐसा। इसको मैंने नाम दे दिया Q, इसको मैंने नाम दे दिया R, इसको मैंने नाम दे दिया S। देखो यहाँ पे सारी चीजें फॉलो हुई। जिस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसको आपने अंदर कर लिया लूप के। हाँ बिल्कुल कर लिया। पहले ऐसे ही होता था, एक ये वायर होता था जिससे करंट जा रहा होता था, यहाँ पे पॉइंट पी होता था। तो हम लोग क्या करते थे, ऐसा लूप बनाते थे कि जो करंट जिससे पास हो रहा है ना वो बीचों बीच आ गया। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे देखो एक ऐसा लूप बनाया है कि जो करंट जा रहा है ना वो कहाँ आ गया, इस लूप के बीचों बीच आ गया। चाहो तो आप ऊपर बना सकते थे, चाहो तो आप इसको नीचे भी बना सकते थे, कहीं पे भी एक डायरेक्शन में आप बना सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मैं दोनों को कंसिडर कर लूं तो आना बराबर जाना हो जाएगा, आई इनसाइड की वैल्यू 0 हो जाएगी। कोई बच्चा ऐसा भी तो कर सकता है ना कि सर मैं लूप इतना बड़ा बनाऊं कि ये पूरा अंदर आ जाए, तो आई इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक साइड को ही कंसीडर करना है। तो हमने क्या किया, एक ही साइड को कंसीडर किया। अब खास बात देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है हमारा पहला डीएल मान लो। हम क्या करेंगे, इस बार हमको पूरा जो इंटीग्रेशन करना है वो 4 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पीक्यू मिलेगा। ये बताओ पीक्यू और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है उसके बीच एंगल कितना है, 0। तो हमको इंटीग्रेशन करने में इजी हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा, कॉस 0 यानी कि 1। अब आप देखो ये जो क्यू आर है ये कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, 90। तो वहां पे कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस 90, 0। उसके बाद तीसरा वाला देखो कितना एंगल बना रहा है, क्यों 0, हाँ ये बना रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, हाँ तो वो बाद में देखेंगे, पर आप ये समझ गए। नींद आ रही है, ध्यान दो। तो बताओ समृद्धि, यहाँ पे ये जो पी क्यू मैंने बनाया है ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 0। जो क्यू आर है वो 90, जो आर एस है वो 180, और जो एस आर है वो एस पी है वो, हाँ वो भी 90। तो या तो हमको 0 चाहिए या 90 चाहिए, 0 और 180 एक ही चीज है। तो 0 चाहिए या 90 चाहिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम क्या करता था मैं, एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए सबसे पहले लूप बनाता था। दूसरा काम में क्या करता था, डीएल वेक्टर लेता था। तो पॉइंट, ये देखो ये पीक्यू पे इस पॉइंट पे निकालना था तो मैंने यहां पे ले लिया एक डीएल वेक्टर।
लेकिन पता है अब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे, सर्कल का तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाता था। ये 180 डिग्री कैसे हुआ? हमको क्या करना पड़ता है, एक लूप की डायरेक्शन लेना पड़ता है। तो लूप की डायरेक्शन हमने ले ली ऐसी। आप लूप की डायरेक्शन जैसी चाहे वैसी कंसीडर कर सकते हो। इंटीग्रेशन करना है ना आपको, तो आपको एक लूप का इंटीग्रेशन करना होता है। तो अगर आपको ऐसी डायरेक्शन पसंद नहीं आ रही है तो आप इसको ऐसी डायरेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसी मर्जी वैसी डायरेक्शन ले लो। तो हमने यहाँ पे कैसी डायरेक्शन ली है, पी क्यू आर एस, ये लूप की डायरेक्शन है। आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक वेक्टर लेना पड़ता है एलिमेंट डीएल, और डीएल क्या है, वेक्टर है। तो वेक्टर की डायरेक्शन हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे देनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते थे, करंट की डायरेक्शन में ले लेते थे, लेकिन इस बार चलो, अब जैसे कि अक्षिता ने डाउट उठाया है, तो हमने इस डायरेक्शन की बजाय चलो इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब ये कितना हो गया, अब ये 0 हो गया ना, ठीक है। अरे तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपने इसका वेक्टर भी वही ले लिया। तो देखो आप किसी भी डायरेक्शन में लूप ले लो, मेरा कहने का ये मतलब है आंसर आपका वही आने वाला है हमेशा। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन ले ली ऐसी या इसकी डायरेक्शन ले लो ऐसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करोगे, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको टोटल यही तो मिलेगा, पी क्यू, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने लगाया। अगर मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से मुझको क्या लिखना है, बी डॉट डीएल, वेक्टर बी वेक्टर डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो पिछली बार यहाँ पे क्या होता था, डीएल की जगह पे पूरा का पूरा एक सर्कल था, तो मैं सर्कल का वो लिख देता था, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे मैंने बनाया एक रेक्टेंगल। अब हो सकता है इसकी ये साइड ज्यादा हो और ये साइड थोड़ी सी कम हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका 4 पार्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और, इसके लिए कुछ और हो जाएगा, क्योंकि चारों अलग अलग एंगल बना रहे हैं। पिछली बार क्या था, बी और डीएल के बीच में 0 एंगल था थ्रू आउट। इस बार चारों साइड्स के लिए अलग अलग एंगल है। तो अब चलो हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब अगर हम इंटीग्रेशन करें तो मैं लिख सकता हूं बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखो ये टोटल 4 पार्ट में होगा, इसको मैं लिख सकता हूं बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, सबसे पहला वाला पी से उल्टी डायरेक्शन में चलना है ना हमको, पी क्यू आर एस, उल्टी डायरेक्शन बोले ना, उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, क्या दिक्कत है। पी से चले हम लोग सबसे पहले एस की तरफ, तो पी से अगर हम लोग एस की तरफ चले तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। ओ सॉरी, हाँ, तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री प्लस पी एस। अब अगला क्या आ जाएगा, एस से लेके क्यू तक के, अच्छा पी क्यू आर एस। यहां पे क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस 180 प्लस अगला वाला क्या हो जाएगा, आर से क्यू, पी डी एल कॉस 90 प्लस अगला वाला क्या हो जाएगा, क्यू से पी, बी डी एल कॉस 0। इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो, बी की डायरेक्शन थी ये, और अब आपने डायरेक्शन ली क्यू से पी, तो दोनों डायरेक्शन कैसी होगी, एंगल क्या हो गया, 0। यहाँ पे देखो ना, मैंने डायरेक्शन कहां से कहां ली है, क्यू से पी। अगर मैंने डायरेक्शन ली है क्यू से पी की तरफ, क्यू से पी, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, क्यू से पी, तो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, 0। यहां पे देखो, जब मैंने डायरेक्शन ली एस से आर की तरफ, जब मैंने डायरेक्शन ली एस से आर की तरफ, मतलब डायरेक्शन ऐसी ली और मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी, ऐसी, तो एंगल क्या लिख लिया हम लोगों ने, 180। अब यहां पे देखो,
ये तो cos 90, ये तो जीरो होने वाला है, इसको मैं डायरेक्ट जीरो लिख देता हूं। हाँ, ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा जीरो। अब इन दोनों को देखो, कितनी अच्छी बात है। अबे यहाँ पे तो आपको बी दिख रहा है, वहां पे कोई बी दिख रहा है क्या? यहाँ तो बी है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ तो बी की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करोगे। यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है हमारा? तीसरा वाला, बी वैनिशेस, वहां तो मैग्नेटिक की फील्ड नहीं है, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तीसरे वाले केस में एस से लेके आर आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी देखने के लिए मिल रही है? जीरो। तो ये भी जीरो हो जाएगा और बचेगा क्या? सिर्फ ये बी डी एल कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, पूरा अब इसको आखिरी में मैं फिर से लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, इज इक्वल्स टू क्यू से लेके पी बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। हम इसको ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां तक के हम लोग पहुंचेंगे, उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी लिख लो ताकि समझ में आएगी क्या कर रहे हैं हम लोग। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, consider a long straight solenoid of circular cross section of circular cross section, सर्कुलर, हाँ सिर्फ ये सर्कुलर ही होगा, क्योंकि अगर आपने इसको सर्कुलर नहीं बनाया तो इसके पॉइंट पे अभी जो इसका एक्सिस है वो क्या है, सबसे सेम डिस्टेंस पे, वायर से हमेशा सेम डिस्टेंस पे। और हमने देखा है ना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती है, तो हमको डिस्टेंस को यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। लिखिएगा, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, each two turns of the solenoid, each two turns of the solenoid are insulated from each other। इसका कंस्ट्रक्शन देखो, जिस वायर से आप इसको बना रहे हो ना वो वायर हमेशा इंसुलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मैंने जो वायर लिया है देखो उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग है, तो ऐसे ही वायर से बनाया जाता है हमेशा सोलेनॉइड। ईच टू टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, फुल स्टॉप। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सोलेनॉइड, when current is passed through the solenoid, then each turn of the solenoid, can be considered as circular loop carrying current and thus will be producing a magnetic field, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एट अ पॉइंट आउटसाइड द सोलेनॉइड, the magnetic fields due to neighboring loops opposes each other, and at a point inside the solenoid, the magnetic fields are in same direction. Next line.
as a result of it, the effective magnetic field outside the solenoid becomes zero, whereas the magnetic field inside the solenoid becomes strong and uniform. And acting along axis of solenoid. Strong and uniform, comma, and acting along the axis of solenoid. अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन पार्ट शुरू करेंगे। उसके लिए पहले कुछ टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो मैंने बनाया है, अब ये सोलेनोइड जरूरी थोड़ी ना इतनी ही लंबी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी हो, हर बार लेंथ अलग अलग होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेशन करते हैं कि सोलेनोइड की यूनिट लेंथ के कारण उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब 5 मीटर की सोलेनोइड होगी तो 5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर की लेंथ के कारण हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि पर यूनिट लेंथ के लिए, क्योंकि सोलेनोइड की लेंथ हर बार अलग अलग होगी, बाद में लेंथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पता है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे। लिखिएगा, मैं बनाने दूंगा अभी, रुको। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, लेट स्मॉल एन लिखना, लेट एन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स per unit length of solenoid, and I, capital I, be the current, I be the current flowing through the solenoid, and the turns of the solenoid, and the turns of the solenoid be closely packed, be closely packed। तो देखो मैंने यहाँ पे ना एक आइडियल सोलेनोइड ली। आइडियल सोलेनोइड का मतलब ये होता है कि जिसके पूरे के पूरे टर्न्स एकदम परफेक्ट सर्कुलर शेप के हों, जितने भी उसमें कॉइल आपने बनाई है ना वो परफेक्ट सर्कल हो, और जितने भी उसमें आपने टर्न का इस्तेमाल किया है वो सब एक दूसरे से चिपके हुए हो, उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सोलेनोइड। तो देखो इसके मैंने कुछ लूप्स ऊपर में बना दिए। अब इसी के कुछ लूप्स नीचे बना रहा हूं। ये वाला डायग्राम आप लोगों को बनाना रहेगा जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पे सोलेनोइड तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी। हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे से पार्ट में कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो मान लो ये जो हमारी सोलेनोइड है इसमें टोटल n टर्न्स हैं, n टर्न्स, और इसकी जो लेंथ है मान लो वो है l। मान लो इसमें 500 टर्न है, 500 टर्न, और इसकी लेंथ जो है वो है 5 मीटर। तो इसमें पर यूनिट टर्न्स कितने हो जाएंगे, 500 डिवाइडेड बाई 5। आंसर क्या आ जाएगा, 100 टर्न्स पर मीटर लेंथ। तो ये जो स्मॉल एन मैंने आपको लिखा है वो क्या है, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न है। तो आपको टोटल टर्न दिए होंगे किसी भी सोलेनोइड में, और उसकी लेंथ भी दी होगी कि 5 मीटर लंबी सोलेनोइड में 500 टर्न है। तो आप क्या करना, सबसे पहले स्मॉल एन की वैल्यू निकाल लेना। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखना सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे आपके। देखो शीट में जो वो है फॉर्मूला,
आखिरी में दो फॉर्मूले, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। उसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रहेगी ये चीज। तो इसमें भी देखो मैं पूरी की पूरी सोलेनॉइड में कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं एक छोटे से लेंथ में कैलकुलेशन करूंगा पर यूनिट लेंथ के लिए। तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं, मैंने मान लिया कि वो इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस के अलोंग है। ये देखो, ये पहली मैंने बना दिया, ये दूसरी बना दिया, ये तीसरी बना दिया। ये हमारा एजम्पशन है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। अगर मान लो करंट यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, चलो उस तरफ का ले लेते हैं एक बार, कि मान लो करंट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि ऊपर से बाहर निकल रहा है और नीचे अंदर की तरफ जा रहा है। देखो ये कॉइल ऐसी है, मुझे ऐसी दिख रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ऊपर से बाहर निकलते हुए दिखेगा और नीचे अंदर जाते हुए दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी थंब की तरफ आएंगी। तो देखो ऊपर से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब मैंने ऊपर क्या बना दिया, डॉट, और नीचे क्या बना दूंगा, क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी, उस तरफ जाते हुए। कैसे, ये देखो ऊपर से करंट बाहर निकल रहा है, तो उंगलियां मैंने देखो ऊपर से बाहर निकाली और नीचे साइड उंगलियां अंदर कर, तो ये देखो थंब मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इसके बीचों बीच कहीं पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है इसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, सारे के सारे सोलेनॉइड को कंसीडर करोगे क्या, नहीं, अब छोटे से हिस्से को कंसीडर कर लेना। उस छोटे से हिस्से की लेंथ हम लोग ले लेते हैं स्मॉल एल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लूप बनाऊंगा। तो अब लूप यहाँ पे हम सर्कुलर नहीं बना सकते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का एंगल हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 90 होना चाहिए। तो मैंने इसको लूप में बनाना है। तो मैंने लूप कैसा बनाया, पहले यहां से यहां तक का लूप बनाया, उसके बाद इसको मैंने ऊपर की तरफ चढ़ा दिया, ये एक लूप बन गया। इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर एस। अब देखो ये पी क्यू जो है इसका एंगल है 0 डिग्री, इसका एंगल है 90, इसका अगेन 180 और इसका है 90 डिग्री एंगल। तो ये वाले पॉइंट के ऊपर निकालना था, तो मैंने इसके ऊपर एक लूप बना लिया। ये लूप चाहो तो आप छोटा सा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने थोड़ा सा बड़ा लूप बनाया है और इस लूप की जो लेंथ है यहाँ पे, इसको मैं कंसीडर कर लूंगा कितनी, स्मॉल एल। कि अगर स्मॉल एल लेंथ के कारण इसके ऊपर इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो टोटल एल के कारण कितनी आएगी वो बाद में निकल जाएगा। हाँ, तो अभी स्मॉल एल के लिए निकाल रहा हूं मैं, आगे चल के आप इसको 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, जो लेना ले सकते हो। अगर मैंने इसको 1 ले लिया तो फॉर्मूले में एल नहीं आएगा ना, और आखिर में आप देखोगे कि इस एल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों साइड से ना एल कट जाएगा अभी। तो चाहे इसको छोटा लो चाहे इसको बड़ा लो, आगे चल के दोनों तरफ से कटने वाला है, जैसे सबका कटता है। हाँ, लिखो कैसे, कौन सा एंगल, हाँ, पर आपके सिलेबस में है ना एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू निकालना है इसको। आप लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है, बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा है, इन दोनों मेथड से ही आपको निकालना है। निकालने के 50 तरीके हो सकते हैं। जब मैंने आप लोगों को वो प्रूफ बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ का, उसमें देखना पहले ही मैंने एज्यूम कर लिया था बायो सेवर्ट लॉ वाला, P इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और उससे प्रूफ किया। और जब डिराइव करना था ना, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को सही माना, और भाई जिससे मैंने वो निकाला था एम्पियर सर्किटल लॉ, उसी से मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखना वो निकालता हूँ बायो सेवर्ट लॉ, वो तो आएगा ही आएगा। किसमें, बायो सेवर्ट लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं, हर जगह एप्लीकेबल है। एम्पियर सर्किटल लॉ भी हर जगह एप्लीकेबल है। हम ये देखते हैं कि किससे निकालना आसान है, जिससे निकालना आसान है उसका यूज करते हैं। अभी देखो आप इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे, मान लो किसी ने इसमें लगा दिया बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ में क्या होता है, ये हमारा वायर होता है, ये कोई पॉइंट होता है, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहां से एंगल लेते हैं थीटा। अबे यहां से तो एक किल निकाल लिया, अब यहां से तो थीटा चेंज हो जाएगा। इसके लिए देखो इस पॉइंट पे यहां से एंगल अलग है, यहां से एंगल अलग है, यहां से एंगल अलग है, हालत खराब हो जाएगी। और नीचे में भी है,
इसलिए हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। छोटा सा लॉ है, उससे हमारा एक, ये देखो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ये रिजल्ट मिल गया। हमेशा उसमें वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना यहाँ पे इजी है। तो चलो, हम लोगों को ये हरे वाले पॉइंट के ऊपर निकालना था, तो हमने एक लूप बना लिया। लूप हम कैसा भी बना सकते हैं। किसी बच्चे ने यहाँ पे लूप बना लिया ऐसा ट्राइंगल शेप का। अब ये तो यहां से तो एंगल 0 है, लेकिन अब देखो ये वाली साइड के ऊपर ये एंगल कुछ और बना रही है। फिर वो एंगल कैलकुलेट करते बैठोगे, निकाल लोगे, वो बात नहीं है। लेकिन क्यों निकालू मैं, तो मैं यहाँ पे देखो कैसा लिया, एक ऐसा लिया, इसने 0 डिग्री बनाया, 90 डिग्री, उसके बाद कंप्लीट कर लिया। तो इस पॉइंट से जाता हुआ आपको एक लूप बनाना है, तो मैंने ये लूप बना लिया। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो मैंने लिख दिया बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल, इसको अब हम लोग 4 पार्ट में करेंगे। इसका इंटीग्रेशन जो है, इसको हम लोग 4 पार्ट में करते हैं। तो मैंने लिख दिया पहला, पी से क्यू की तरफ। अब देखो मैं इसी डायरेक्शन में चल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अगर मैं पी से क्यू जाऊंगा तो बी डी एल कॉस 0 प्लस, करो इसको कंप्लीट। हाँ, ये डायग्राम बनाना है, उसी के थ्रू तो ये सब निकलेगा। तो बड़े वाले में ये सब कहाँ बनाए थे, ये पी क्यू आर एस पूरा बना डाले। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं बनाए वो इसको बना लो, ये फ्रेश डायग्राम एकदम। इस डायग्राम में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, इस डायग्राम में इंफॉर्मेशन थी, ये देखो ये भी था। तो इस डायग्राम में मैंने वो सब नहीं बनाया है, हाँ मैंने सिर्फ ये बना दिया है। तो डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा, नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप, नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप, इसको ना एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस, वेयर पी क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल एल। आगे चल के हम देखेंगे एल कट जाएगा, तो आप कितनी भी लेंथ का लो, यूनिट लेंथ का लो चाहे 5 मीटर लेंथ का लो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लाइन, द नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, द नंबर ऑफ टर्न इन लेंथ एल। तो बताओ बच्चों, इस सोलेनॉइड के स्मॉल एल मीटर में कितने टर्न्स होंगे। वो तो यूनिट लेंथ में हो गए। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि मान लो कोई सोलेनॉइड है जिसमें टोटल एन टर्न्स है और उसकी लेंथ है एल, तो इसके एक छोटे से सेगमेंट एल में कितने टर्न्स होंगे। हाँ बिल्कुल सही। देखो इनकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे। n इज इक्वल्स टू n अपॉन n। अगर 500 टर्न 5 मीटर में है तो 1 मीटर में कितने टर्न आ गए, 500 डिवाइडेड बाय 5, 100 टर्न पर मीटर। तो l मीटर में कितने होंगे, n इंटू एल। स्मॉल n हमको क्या बताता है, टर्न्स पर मीटर लेंथ। अब आपको l मीटर में चाहिए तो उसको l से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ l विल बी इक्वल टू nl। ये लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, ये क्योंकि स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे जैसे कि आप लेने के लिए जाते हो कुछ सामान, मान लो आप सामान लेने के लिए गए, उसने बोला भैया 50 रुपीज पर केजी। अब आप 10 केजी लोगे तो क्या होगा, वो इससे मल्टीप्लाई कर देगा, रुपीज पर केजी से आपका केजी मल्टीप्लाई करेगा, रुपीज में आंसर आ जाएगा। वैसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको पहले ही पता है, लेंथ से मल्टीप्लाई करो, मीटर से मीटर कटेगा और उस लेंथ के लिए आपको टर्न्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन एन इज इक्वल्स टू एनएल, फुल स्टॉप।
द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर पाथ पी क्यू आर एस, ओवर पाथ पी क्यू आर एस विल बी इक्वल टू, अब इसको आप लोग कंप्लीट कीजिए। ये है हमारा लाइन इंटीग्रल। तो उस पाथ का मैंने पूरा लाइन इंटीग्रल कर लिया, बाद में इसको म्यू नॉट इंटू आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या लिखते थे? पी क्यू आर एस, हाँ 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 हाँ, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने लिख दिया ना क्लोज्ड लूप पी क्यू आर एस, तो कोई जरूरत नहीं। लूप लिखोगे तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो क्लोज्ड लूप मतलब पी क्यू आर एस क्लोज्ड लूप। हाँ तो भैया यहाँ पहुंच गए हम लोग। इसको सबने लिखा होगा बी डी एल। ये देखो क्यू से लेके आर जा रहे हैं तो हम लोग है कॉस 90। ये है हमारा बी डी एल कॉस 180, और ये है हमारा बी डी एल कॉस 90। इतना तो सबने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे देखो जो कॉस 90 वाले हैं वो पहले ही जीरो हो जाएंगे, तो ये हो गया जीरो और ये हो गया जीरो, और उसके बाद इसको भी लिख देना जीरो, बिकॉज बी वेनिशेस, ऐसा लिख देना। वहां पे बी है ही नहीं, तो जब बी ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू जीरो। तो आपके पास अंततः क्या बचेगा? बी डी एल इज इक्वल्स टू बी डी एल, और ये आपको पी से क्यू तक के इंटीग्रेट करना है। सिर्फ वही बच गया, कॉस जीरो तो वन होता है। तो कोई बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा? स्मॉल एल मिलेगा, क्योंकि पी से क्यू तक के आप इंटीग्रेट करोगे तो मैक्सिमम कितना है? एल ही तो मिलेगा आपको। तो मैं इसको लिख लेता हूं इक्वल टू बी एल। तो देखो हमने इसको बी एल लिख सकते हैं, हमको ये पता चल गया। अब हमको एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाना है। एम्पियर का सर्किटल लॉ हम लोग लगाने वाले हैं। हो गया इतना? तो चलो एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाते, लिखिएगा अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि है ऐसा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन साइड। इसको अब भी ताजा ताजा हमने लिखा है बी इंटू एल, म्यू नॉट। अब हमको लिखना है करंट अंदर में कितना है। चलो तो अब इसको देख के आराम से सोच के बताओ, करंट उस लूप के अंदर कितना है। सोच के देख के बताओ करंट कितना है। एक ही बार वायर आया है क्या? अगर एक ही बार आया होता तो हम बोलते आई। वायर तो उसमें से 5 बार अंदर आ चुका है। एन आई, एन क्या है? स्मॉल एन तो पूरे वायर के लिए है, पर यूनिट लेंथ के लिए है। हमको तो सिर्फ इसके लिए चाहिए ना, एल लेंथ में कितने टर्न है भैया? एल लेंथ में टोटल कितने टर्न्स हैं? 1 मीटर में टर्न होते हैं एन, तो एल मीटर में कितने होंगे? एन इंटू एल। हाँ तो एन इंटू एल टोटल टर्न्स हैं। तो करंट कितनी बार पास हुआ? एन एल टाइम्स पास हुआ।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन एल आई। वायर एक ही बार पास नहीं हुआ है, वायर कितने बार पास हुआ है, एन एल टाइम पास हुआ है। तो अब देखो दोनों साइड से एल और एल कट गया, तो लेंथ आप कुछ भी ले लो, वहां पे स्मॉल एल यूनिट भी लो चाहे कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमको मिला B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एक बात बताओ, जो स्मॉल एन था वो था नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर लेंथ, यही था। लेकिन हमने इस बार लेंथ कितनी ली है, एल। अगर 1 मीटर में एन टर्न्स हैं तो एल मीटर में कितने होंगे, एन एल एन। अगर 1 किलोग्राम मैंगो का प्राइस 5 रुपए है तो 10 किलोग्राम का कितना होगा, 10 × 50। आपने इससे मल्टीप्लाई किया ना, यही तो है प्राइस। तो वैसे ही देखो 1 मीटर में इतने टन्स हैं, 1 मीटर में इतने टन्स हैं, 1 मीटर में इतने टन्स हैं, तो एल मीटर में एल इंटू एन टन्स है। 1 मीटर में इतने टन्स, तो एल मीटर में एल इंटू एन टन्स। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो फिर करंट भी तो उतनी बार जाएगा, जितनी बार टर्न है उतनी बार करंट है। हर बार वायर आया और अपने साथ करंट लेके आया, हर बार वायर आया और अपने साथ करंट लेके आया। कितनी बार आया, एन इंटू एल टाइम्स आया, और हर बार अपने साथ करंट आई लाया। तो हम लोगों ने लिखा और आखिर में आ गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यहां पे देखो स्मॉल एन को थोड़ी देर पहले मैंने डिफाइन किया था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैसे निकाले थे, एन अपॉन एल। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। शीट में लिखा है मैंने। अब स्टार पॉइंट, ये स्मॉल एन होगा भाई, कैपिटल एल। टोटल लेंथ, टोटल टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तभी तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा आपके पास। अब एक स्टार पॉइंट लिखिएगा। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट है वो इस सोलेनॉइड के बीच में ना होके एकदम एंड पे हो सकता है ये जो पॉइंट हम लोग बीच में ले रहे थे वो पॉइंट हो सकता है बिल्कुल यहां पे हो। तब क्या होगा, तब हम लोग डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला लिखिएगा। एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट near the end of a solenoid, near the end of a solenoid, the magnetic field is found, the magnetic field is found to be। अच्छा सोच के बताओ कितनी होगी, जब पूरे के पूरे सोलेनॉइड के जब वो बीचों बीच है तो इतनी है। अब ये समझ जाओ ना कि आधी सोलेनॉइड को ही काट दी हो तुमने। इसको देखो यहां से अगर काट दोगे तो वही तो हो गया कि वो एंड पे आ गया है। तो अगर अभी उस इसके कारण उसमें इतना था, अगर आधी सोलेनॉइड कट गई तो कितना होगा, आधा हो जाएगा। तो इसके लिए जो होगा ना वो बी, वो होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। एक्चुअली इसके लिए फॉर्मूला है एक, देख लो उसको, नोट आउट करना मत। एक्चुअली ना बी के लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। कॉस फाई 1, ये फॉर्मूला जो है ना वो है एक्चुअल फॉर्मूला, ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं, नहीं साइन है, मेरी बात मानो। अब होता क्या है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, अब देखो ये यहाँ
अरे मैं प्रूफ कर देता हूँ ना अब भी। अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे है, ये कोई पॉइंट पी, तो इसको इसके इस एंड से जोड़ो, इसको इसके इस एंड से जोड़ो, और ये जो वर्टिकल है ना, उससे ये जो एंगल बनता है ये है फाई 1, और ये जो एंगल बनता है वो है फाई 2। अभी मान लो नहीं है बीच में, ये कहीं पे भी है, ये फाई 1 होता है, ये फाई 2 होता है। मान लो इसकी लेंथ इनफानाइट है। अगर लेंथ इनफानाइट है तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90, साइन 90 1, साइन 90 1, 1 + 1 2। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। 1 + 1 2, 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा, μ0 Ni। थोड़ी देर पहले वही तो आया था हमारा। लेकिन सोचो अगर इस एंड पे है तो फाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ये हो जाएगा 0, और दूसरा वाला तो इन्फानाइट पे, ये हो जाएगा 1, तो μ0 Ni/2 वही बच जाएगा। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है, इसी से मैंने वो निकाल के आपको बता दिया कि अगर इस एंड पे होगा तो फॉर्मूला ये हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा होता है, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है 1। तो बस इतना लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, इज फाउंड टू बी ये μ0 Ni/2। उसके बाद आपको एक और चीज बता रहा हूं कि ये सोलेनॉइड को अगर आपने धागे वागे से बांध के हवा में लटका दिया तो पता है ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट क्या करेगा, अगर आप उसको लटका दोगे धागे से, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, कोई भी मैग्नेट हो। वैसे ये जो हमारी सोलेनॉइड है ना, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ऐसी अलाइन हो जाएगी, जो कॉइल है हमारी। और अगर आपने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो पोल्स भी अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि करंट अगर ऐसे पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, और अगर करंट ऐसे पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर। तुरंत बैटरी को आप चेंज कर दो उसके टर्मिनल्स, सोलेनॉइड अपने आप घूम के अपनी ओरिएंटेशन 180 डिग्री चेंज कर लेगी। तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट है, द लीनियर सोलेनॉइड, द लीनियर सोलेनॉइड carrying current, carrying current behaves as a, behaves as a bar magnet, behaves as a bar magnet। मान लो करंट ऐसे जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये है हमारी लेंथ, इसको हम लेंथ बोल सकते हैं। तो यहां तक के देखो, ये यहां तक के सोलेनॉइड हमारी, जहां तक कि ये मैंने वायर बनाया ना वो सोलेनॉइड है, वो प्लास्टिक का पाइप नहीं। तो यहां तक के जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, L/2। भाई सोलेनॉइड की जो लेंथ है अगर वो L है यहां से यहां तक की, तो ये लेंथ कितनी हो गई, L/2। और यहाँ पे भी देखो लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की, ये लेंथ भी L/2 है। कई जगह पे इसको -L/2 लिख देता है, लेकिन समझ जाओ ये L/2, ये L/2। तो देखो यहां से लेके यहां तक के पूरा ना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है। लेकिन अगर कोई पॉइंट जैसे ही एंड पे आ जाता है, तो अभी हम लोगों ने देखा पिछली स्लाइड में μ0 Ni/2 हो जाती है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन जैसे ही आप एंड पे पहुंच जाते हो ना, तो ड्रास्टिकली ये चेंज होती है, μ0 मतलब हाफ हो जाती है, और उसके बाद जैसे से आप बाहर जाओगे ना तो इसकी वैल्यू और कम होने लगती है। तो इसकी वैल्यू को मैं और कम कर देता हूं। अंदर में देखो कहीं पे भी निकालो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, μ0 Ni, यहां से लेके यहां तक के। पर जैसे ही एंड पे आते हो, मैंने बताया था भी μ0 Ni/2 मिलता है, तो जैसे ही आप एंड की तरफ पहुंचते हो ना तो ये तुरंत ड्रॉप हो जाती है, और यहां पे एग्जैक्टली हमको मिलती है μ0 Ni/2। वैसे ही इस तरफ होगा कि एग्जैक्टली यहां पे ना ये हाफ हो जाती है, यहां पे हो जाती है μ0 Ni/2, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये ग्राफ बनाना है, बना लीजिए इसको। मैग्नेट की तरह ऐसे बिहेव करती है
कि देखो इसमें मैंने बताया कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी बनी, ऐसी। तो यहाँ पे देखो मैग्नेट, इसको बना लेना आप लोग। तो ये देखो ये 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 दिख रहा है एन और ये दिख रहा है एस। क्यों? क्योंकि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ के अंदर घुसती है। तो पता है ये जो होगा ना इसका नॉर्थ पोल होगा और वो जो होगा उसका साउथ पोल होगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर कोई भी कॉइल आप सामने से देख रहे हो, मैंने उससे एक कॉइल बनाई थी, अगर कॉइल को मैं देख रहा हूं उसमें करंट मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मेरे सामने जो कॉइल का फेस होगा वो नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर आ रहा है और नॉर्थ से हमेशा बाहर निकलती मैग्नेटिक फील्ड। अरे याद रखना, दो ही चीज तो बोलते हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एन तो एन पोल दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखा करंट तो कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। कितना आसान है याद रखना। इसको ऐसे भी याद रखते हैं कुछ लोग, नॉर्थ को ऐसा बना देते हैं, दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, साउथ को ऐसा बनाते हैं, दिख रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एन मतलब नॉर्थ पोल। जैसे बचपन में याद रखते थे ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, कैसे? ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। ओ मतलब ऐसा ऊपर हो जाता है ना, लैटिट्यूड मतलब होठ ऐसे हो जाते हैं फ्लैट, तो वो ऐसे। बचपन में याद करने के अलग अलग तरीके। हाँ कुछ किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे एंड होता है, इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ ये पीडीएफ को मैं सेंड कर देता हूँ अभी। टॉपिक को थोड़ा सा आपको घर जाके एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, जहां पे दिक्कत हो वहां पे पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। हाँ मैं एक चीज ये बता दूं, इसमें ना एक्चुअली मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसमें सेव कर दिया करिए आप पीडीएफ एक्सपोर्ट शेयर। हाँ ठीक है, इसमें ना ये वाला हो गया, ड्राइव हो गया, ड्राइव में ना ये क्लास नोट्स हो गए। ठीक है, इसमें ना एक फिजिक्स वाला फोल्डर 11th का है, 12th का भी मैं क्रिएट, वैसे 12th का तो उसमें चलता है ना, तो 11th का ना इसमें सेव कर देना, अभी मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, शेयर कर दूंगा बच्चों के साथ। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने बनाया वो टैंक वाला? वेरी गुड, गुड, 2-3 लोगों ने बनाए, अच्छा काउंट है, ठीक है।